नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। यह कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का एक मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। और हम sharingstories.in पर #pushing Indian authors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास दिव्य प्रकाश दुबे की किताब यार पापा है। हाँ, तो आज हम जिस किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं वो है दिव्य प्रकाश दुबे की यार पापा जी ये एक कह सकते हैं आधुनिक हिंदी उपन्यासिका है, बिल्कुल। जो दो पीढ़ियों के बीच का जो बंधन है ना, मतलब एक पोता और उसके दादाजी जिन्हें वो पापा कहता है, उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हाँ, और कहानी का फोकस एक युवा पर है। वो अपने दादाजी पापा के साथ जो वक्त बिताया, उन यादों को जैसे फिर से जी रहा है। अच्छा। ऐसे वो उन वैल्यूज को, उस अपनेपन को फिर से खोजता है जिसने उसके बचपन को एक तरह से आकार दिया था। इसका टोन तो भावनात्मक है, पर भाषा के बारे में क्या कहेंगे? भाषा, हाँ, वो इसकी खासियत है। बहुत सरल, एकदम अपनी सी लगने वाली। दिव्य प्रकाश दुबे का जो स्टाइल है ना कहानी कहने का, उसमें ह्यूमर भी है और एक कोमलता भी। अच्छा। उनकी जो बातचीत वाली भाषा है और जो शहरी सेटिंग है, उससे बहुत पर्सनल सा फील आता है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये भी है, जैसा आपने कहा, कि ये किताब कैसे पीढ़ियों को जोड़ती है। बिल्कुल। मतलब आज की जो इतनी तेज दुनिया है, भागदौड़ वाली जिंदगी, उसमें भी ये दिखाती है कि जो इमोशनल बॉन्डिंग है, प्यार के छोटे छोटे इशारे हैं, वो कितने जरूरी हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. और शाश्वत भी, मतलब ये चीजें बदलती नहीं। सही कहा। तो मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? परिवार। हाँ, परिवार तो है ही। फिर वो पुरानी यादें, मतलब नॉस्टैल्जिया, हाँ। और अपनी जड़ों की ओर लौटना। ये बातें बातचीत और यादों के जरिए ही सामने आती हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे अपने अतीत से दोबारा जुड़ना हमें आज में, वर्तमान में शांति दे सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब थोड़ा कहानी के सेंटर पॉइंट पर आते हैं। ब्लर्ब में जो बताया गया है। हाँ, मनोज साल्वे। हाँ, मनोज साल्वे एक बहुत ही सफल वकील, जिनकी आदत है हारे हुए केस जीतना। देश के सबसे पावरफुल लोगों में उनकी गिनती होती है। हाँ, मतलब बड़े बड़े लोग या तो उनके दोस्त हैं या बनना चाहते हैं, एकदम टॉप पर। बिल्कुल। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है ना? हाँ, यही बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। जब अचानक ये खबर आती है कि मनोज की लॉ की डिग्री ही फर्जी है। शॉक, मतलब वो इस आरोप को झुठला भी नहीं पाता। और ये तो हुई एक बात, पर एक और बड़ा सवाल उठता है, शायद ज्यादा पर्सनल। हाँ, बिल्कुल, कि वो आदमी जो कोई भी केस जीत सकता था, कोई भी, वो अपनी ही बेटी साशा की नजर में सबसे बुरा इंसान क्यों था? साशा उससे बात क्यों नहीं कर रही थी? ये एक अलग ही ट्रैक चलता है कहानी में। तो ये सवाल कि क्या मनोज अपनी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों को वापस पटरी पर ला पाएगा, यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यही टेंशन है जो कहानी को ड्राइव करती है, उसका प्रोफेशनल क्राइसिस और उसका पर्सनल क्राइसिस। चलिए अब लेखक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे। हाँ, दिव्य प्रकाश हिंदी लिटरेचर में तो अब वो काफी जाना माना नाम है। उनकी मेरे ख्याल से 7 बेस्ट सेलर किताबें आ चुकी हैं। शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती, आको बाको, और अब ये यार पापा। वो सिर्फ लिखते ही नहीं है, सुनाते भी हैं, स्टोरीबाजी नाम से। हाँ, स्टोरीबाजी उनका लाइव स्टोरी टेलिंग शो है, और ऑडिबल पर भी उनके ऑडियो शोज काफी पॉपुलर हुए हैं, जैसे पिया मिलन चौक, दिल लोकल, दो दुनी प्यार। अच्छा, और उन्होंने तो फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे हैं। हाँ, मणिरत्नम की जो फिल्में थी, पोनियन सेल्वन 1 और 2, उनके हिंदी डायलॉग्स। वाओ। और इम्तियाज अली की वेब सीरीज थी डॉक्टर अरोरा, उसके संवाद भी उन्होंने लिखे हैं। तो मतलब काफी वर्सेटाइल राइटर है। बिल्कुल। पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, कंटेंट एडिटर भी रहे, अब तो पूरी तरह से राइटिंग में ही हैं, मुंबई में रहते हैं। और वो हिंदी लेखकों की उस नई पीढ़ी का हिस्सा हैं
जो साहित्य को एक नया रूप दे रहे हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं रीडर्स की रिएक्शंस की। लोगों को कैसी लगी ये किताब? लोगों ने काफी पसंद किया इसे, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। कुछ का तो कहना है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सफर जैसा है। आप किरदारों के साथ चलते हैं, उनकी यात्रा महसूस करते हैं। और लेखन शैली के बारे में क्या कहा है? स्टाइल की बहुत तारीफ हुई है। जैसे किसी ने लिखा ग्रेट स्टोरी टेलिंग, किसी ने लविंग राइटिंग स्टाइल। मतलब वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक रीडर ने लिखा कि ये दोस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण सिखाती है, और ये भी कि जिंदगी में कुछ सुधारने में कभी देर नहीं होती। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। और अगर रिव्यूज में थोड़ा और डीप जाएं तो पता चलता है कि कहानी का हर किरदार पाठक को बांध कर रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार धीरे धीरे खुलता है। पढ़ते खुलती हैं मतलब? हाँ, पढ़ते हैं। हर किरदार के अंदर एक अंतर्द्वंद है, एक भीतरी संघर्ष। अच्छा। जो उन्हें किसी तरह की कैद से आजाद होने के लिए मोटिवेट करता है। और कहानी के अंत तक लगभग हर किरदार अपने सपनों को एक नया मोड़ देता है। किरदारों की बात चली है तो मनोज साल्वे तो हैं ही, पर एक और किरदार का जिक्र बार बार आ रहा है रिव्यूज में, बाबा पवी। हाँ, बाबा पवी। वो किरदार बहुतों को बड़ा मजेदार लगा है। क्यों? क्या खास है उसमें? उनके डायलॉग्स और जिस तरह से वो कैरेक्टर ये दिखाता है कि कैसे लोग अपने चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर लेते हैं, मतलब खुद को असलियत से अलग दिखाने के लिए। वो जो दिखावा होता है ना समाज में। हाँ, समझ रही हूँ। बाबा पवी का किरदार उस पर एक हल्की लेकिन सटीक टिप्पणी जैसा है, और लोगों को ये बात बहुत रिलेटेबल लगी है। तो मतलब पाठक किरदारों के बीच के जो इमोशनल रिश्ते हैं उनको महसूस कर पा रहे हैं। ये लेखक की सफलता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है। जैसे साशा का किरदार है, मनोज की बेटी, उसके अंदर का जो संघर्ष है, जो भावनाएं हैं, गुस्सा है, दुख है, पाठकों ने महसूस किया है कि उसे भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये नहीं कि सिर्फ मनोज का ही पक्ष दिखाया गया है। नहीं, साशा के नजरिए को भी समझा गया है। पाठकों ने उसके साथ सहानुभूति महसूस की है। तो ये जो मानवीय रिश्ते हैं, सामाजिक बारीकियां हैं, उनको हास्य और इमोशनल गहराई दोनों के साथ पेश किया गया है। तो इन सबको मतलब क्या निकलता है अगर हम सारी बातों को समेटे तो? देखिए, मूल रूप से यार पापा एक तरह का इमोशनल खत है परिवार के लिए। ये बड़ों के ज्ञान का, उनके अनुभव का और युवाओं की मासूमियत का, दोनों का जश्न मनाती है। और ये याद दिलाती है कि अतीत से जो रिश्ते टूट गए हैं या जिनमें दरार आ गई है, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करना, वो अक्सर हमें आज में, प्रेजेंट में शांति की तरफ ले जाता है। हाँ, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसके बीच भी जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो कितना मायने रखता है। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो हमें संभाले रखती हैं। तो अंत में एक सवाल जो शायद ये किताब सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि क्या हम अपनी जिंदगी में आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में यार पापा जैसे रिश्तों को, उनकी बारीकियों को समझने और सहेजने का वक्त निकाल पा रहे हैं? क्या हम रुककर वो जो अनकहा होता है रिश्तों में, उसे महसूस कर पा रहे हैं? ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए। शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है, हमें रुककर सोचने पर मजबूर करना। उम्मीद है आपको यार पापा पर यह चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आप ऐसे ही और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, उन पर ऐसी ही बातचीत सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे जरूर खरीदें और पढ़ें। बिल्कुल पढ़ने लायक किताब है। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी पसंदीदा भारतीय लेखक की किताब का नाम बताना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।